बादलों की पालकी उड़ा रहा पवन। पहाड़ों, घने जंगलों और वन्य जीवन से समृद्ध पूर्वोत्तर पृथ्वी पर स्थित ऐसा स्वर्ग है जिसके बारे में बहुत कुछ जानना अब भी बाकी है। हर तरफ हरियाली और मानसून के दौरान पहाड़ियों, घाटियों और मैदानों में होती वर्षा ऐसा समा बांधती है कि मन मयूर नाच उठता है। ये कौन चित्रकार है? पूर्वोत्तर की हरियाली, भौगोलिक और पारिस्थितिक विविधता इसे देश के अन्य हिस्सों से एक अलग ही पहचान देती है। सर्दियों में घाटियों में छाई धुंध में सभी कुछ बेहद आकर्षक और रोमांटिक नजर आता है। विभिन्न बोलियां बोलने वाले 166 से अधिक विभिन्न जनजातियों के लोग यहाँ रहते हैं और अपने त्योहार बड़ी धूमधाम से मनाते हैं। अपनी विशिष्ट संस्कृति वाला ये क्षेत्र विविध जातीय और भाषाई क्षेत्रों को समेटे हुए है। पूर्वोत्तर की ये भूमि जैव विविधता से युक्त है। पर्यटकों का स्वर्ग कहे जाने वाले पूर्वोत्तर में अरुणाचल प्रदेश, असम, मणिपुर, मेघालय, मिजोरम, नागालैंड, त्रिपुरा और सिक्किम शामिल हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इसे अष्टलक्ष्मी का नाम दिया। ये क्षेत्र पूर्वी भारत के पारंपरिक घरेलू बाजार के साथ पूर्व में स्थित बांग्लादेश और नेपाल जैसे सीमावर्ती देशों के बाजारों तक पहुंच के कारण कूटनीतिक महत्व भी रखता है। देश में भोर की पहली किरण पूर्वोत्तर में पड़ती है, लेकिन सच्चाई ये भी है कि विकास का सवेरा देखने के लिए इसे लंबा इंतजार करना पड़ा। हिंसा, अभाव, तनाव, भेदभाव, पक्षपात, संघर्ष, इन सारी बातों को पीछे छोड़कर अब पूरा नॉर्थ ईस्ट विकास की राह पर आगे बढ़ रहा है। कहते हैं कि हीरे की परख तो जौहरी ही कर सकता है और इस हीरे रूपी क्षेत्र की पहचान नरेंद्र मोदी सरकार ने की है और पिछले 8 वर्ष के दौरान तेज गति से इसके बुनियादी ढांचे सहित समुचित विकास के लिए सकारात्मक कदम उठाने शुरू कर दिए। पूर्वोत्तर के विकास को लेकर सरकार ने कई योजनाएं शुरू की हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि सरकार ने राजमार्ग, ऑप्टिकल फाइबर कनेक्टिविटी और नवीकरणीय ऊर्जा सहित विभिन्न क्षेत्रों में निवेश बढ़ाया है, जो क्षेत्र के संतुलित विकास के लिए काफी महत्वपूर्ण है। नॉर्थ ईस्ट में देश के विकास का ग्रोथ इंजन बनने की क्षमता है, क्योंकि अब पूरे नॉर्थ ईस्ट में पीस, प्रोग्रेस और प्रॉस्पेरिटी का मंत्र गूंज रहा है। बेहतर इंफ्रास्ट्रक्चर, कनेक्टिविटी और शांति, जब ये तीनों चीजें बढ़ती हैं तो इंडस्ट्री के लिए, इन्वेस्टमेंट के लिए संभावनाएं अनेक गुना बढ़ जाती है। नॉर्थ ईस्ट के पास तो ऑर्गेनिक प्रोडक्ट्स और बम्बू दो ऐसे माध्यम है जो आत्मनिर्भर भारत अभियान को ताकत देने का सामर्थ्य रखते हैं। पिछले कुछ वर्षों में पूर्वोत्तर राज्यों में शांति और स्थिरता में लगातार सुधार देखने को मिला है। ऐसे में इस क्षेत्र में निवेश की संभावनाएं भी बढ़ी हैं। इन 8 वर्षों में केंद्र सरकार ने स्थानीय उग्रवादियों को हथियार छोड़कर मुख्य धारा में शामिल कराने की अपनी कोशिशों में कामयाबी हासिल की है। कई वर्षों के संघर्ष के बाद बोडो गुटों ने हिंसा का रास्ता छोड़ केंद्र सरकार के साथ समझौते पर हस्ताक्षर किए। मोदी सरकार के अथक प्रयास के कारण ही देश को इस गंभीर समस्या का स्थायी समाधान मिल गया है। इसी तरह केंद्र ने पूर्वोत्तर में सशस्त्र बल विशेष अधिकार अधिनियम के प्रभाव को काफी कम कर दिया है। इसे असम के 23 जिलों से पूरी तरह से वापस ले लिया गया है, जबकि नागालैंड के 7, मणिपुर के 6 और असम के 1 जिले से इसे आंशिक रूप से समाप्त कर दिया गया है। प्रधानमंत्री ने असम में शांति, एकता और विकास रैली में कहा कि विवादास्पद सशस्त्र बल विशेष शक्तियां अधिनियम 1958 को पूर्वोत्तर से पूरी तरह से हटाने के लिए कानून व्यवस्था की स्थिति में सुधार के प्रयास जारी हैं। लंबे समय तक आर्म फोर्सेस स्पेशल पावर एक्ट आपसा नॉर्थ ईस्ट के अनेक राज्यों में रहा है, लेकिन बीते 8 सालों के दौरान स्थायी शांति और बेहतर कानून व्यवस्था लागू होने के कारण हमें आपसा को
नॉर्थ ईस्ट के कई क्षेत्रों से हटा दिया है। इस कदम को ऐतिहासिक बताते हुए केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कहा कि पूर्वोत्तर में उग्रवाद को समाप्त करने और क्षेत्र में स्थायी शांति लाने के उद्देश्य से कई समझौते किए गए ताकि पूर्वोत्तर राज्यों में सुरक्षा की स्थिति बेहतर हो और क्षेत्र का तेजी से विकास हो। अब सपा हमेशा के लिए आम जनता का विरोध का कारण रहता था। नागालैंड, असम, मणिपुर सशस्त्र विशेष बल अधिकार अधिनियम के तहत अशांत क्षेत्रों में हाल में ही कम करने का काम किया है। लगभग 1990 से आसाम के अंदर अब सपा लागू था और आज कहने में मुझे गर्व है कि मोदी जी के 8 साल के शासन के बाद स्थिति ऐसी हुई है कि आसाम के 23 जिलों में से अब सपा को पूर्ण रूप से उठाने का काम हो गया है। एक रूप में आंशिक रूप से हटा दिया गया है। आसाम के 60% से ज्यादा हिस्से पर से आज अब सपा हम हटा पाए। केंद्र सरकार द्वारा एक्ट ईस्ट की नीति के तहत 3C कॉमर्स, कल्चर एंड कनेक्टिविटी यानी वाणिज्य, संस्कृति और संपर्क को मजबूत करने पर विशेष बल दिया गया है। पिछले 8 वर्ष में अंतर्राज्यीय हवाई, रेल और सड़क संपर्क में भी बड़ा बदलाव आया है। केंद्रीय पूर्वोत्तर राज्य विकास मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने कहा है कि संपर्क व्यवस्था एक्ट ईस्ट पॉलिसी के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। इस दिशा में किए जा रहे प्रयासों में भारत और बांग्लादेश के बीच अगरतला अखौरा रेल लिंक, इंटरमॉडल ट्रांसपोर्ट लिंकेज और बांग्लादेश के माध्यम से अंतर्देशीय जलमार्ग, कलादान मल्टी मॉडल ट्रांजिट ट्रांसपोर्ट प्रोजेक्ट और पूर्वोत्तर को म्यांमार तथा थाईलैंड से जोड़ने वाली त्रिपक्षीय राजमार्ग परियोजना शामिल हैं। एक जमाना था जब वहाँ कई प्रदेशों में लोगों ने रेलगाड़ी नहीं देखी थी, चाहे वो मेघालय था, अरुणाचल प्रदेश था। आज ईटानगर से अरुणाचल एक्सप्रेस चलती है। गैंगटॉक जैसे एक आकर्षक पर्यटन स्थल पर कभी हवाई अड्डा नहीं बना था, प्रधानमंत्री जी ने उसका लोकार्पण किया पेंगोंग में। प्रधानमंत्री श्री मोदी ने कहा था कि नॉर्थ ईस्ट अर्थात एनई, और एनई की परिभाषा क्या है, तो उन्होंने कहा था न्यू इंजन ऑफ न्यू इंडिया। आज मैं प्रधानमंत्री जी की ये भविष्यवाणी सच होते देख रहा हूं कि आने वाले समय में जब भारत विश्व पटल पर उभर करके आता है एक विश्व मूर्ति के रूप में, तो इस यात्रा को लीड करने वाला पूर्वोत्तर होगा। ये क्षेत्र जैविक कृषि उत्पादन के सबसे तेजी से बढ़ते क्षेत्रों में से एक है, जो पर्यावरण पर कम से कम नकारात्मक प्रभावों के साथ खाद्य सुरक्षा और रोजगार के अवसर प्रदान करता है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 2015 में इस क्षेत्र में वाणिज्यिक जैविक खेती के विकास के लिए एक योजना शुरू की, जिसे बाद में पूर्वोत्तर क्षेत्र के लिए मिशन ऑर्गेनिक वैल्यू चेन डेवलपमेंट के रूप में जाना जाने लगा। 2017 से किसानों द्वारा उत्पादित विभिन्न उत्पादों को किसी बिचौलिया को दिए बगैर सीधा अपने संस्था के माध्यम से बिक्री करने के कारण किसानों को अच्छा मूल्य प्राप्त हो रहा है। इस स्कीम से किसानों को तो मुफ्त में बीज, विभिन्न फार्म इनपुट्स और खाद बनाने के लिए आर्थिक सहयोग प्राप्त हुआ है। इसके साथ साथ हमारे एपीओ में भी भारत सरकार द्वारा संचालित इस स्कीम से कलेक्शन एग्रीगेशन सेंटर, कोल्ड स्टोरेज बनाने के लिए 75% सब्सिडी मिली हुई है। 90 वर्षों के बाद केंद्र सरकार ने भारतीय वन अधिनियम में संशोधन करके बांस को कानूनी रूप से वृक्ष की श्रेणी से हटा दिया है। इसके अलावा केंद्र और पूर्वोत्तर क्षेत्र की राज्य सरकारें ताड़, स्कम्प, ब्रश लकड़ी और बेंत जैसे पौधों के चिकित्सकीय उपयोग पर भी काम कर रही है। ऐसा करने का मकसद क्षेत्र के किसानों की आय के साथ साथ देश में हरित क्षेत्र को बढ़ाने के दोहरे उद्देश्यों के लक्ष्य को प्राप्त करना है। बांस हस्तशिल्प त्रिपुरा के सबसे महत्वपूर्ण शिल्पों में से एक है। अगरतला शहर के अलावा कैलाशहर, धर्मनगर, खोवाई, सदर, सुआमुरा और बेलोनिया के उपमंडलों में भी ये शिल्प लोकप्रिय हैं। हम लोग तो फार्मर है ना, बाम्बू का प्लांटेशन करता है, ज्यादा फायदा होता है। यहाँ से दिल्ली जाता है, हरियाणा जाता है, पंजाब जाता है और बाहर में भी जाता है। हमारा इधर 10-12 लोग पूरा साल में काम करता है। मोदी जी ने बोला है, वो न्यूज में देख रहा है, बाम्बू का ऐसा सब कुछ हो रहा है। इस काम
करने के लिए डिसीजन लिया है मैंने। पहले तो 50,000 किया था, अभी 2.5 लाख हो गया। जो उन लोग बोतल बना रहा है, वो फर्नीचर बना रहा है, उन लोग को हमारा इधर से बाम्बू भी दे देता हूँ। पिछले कुछ दशकों में इस क्षेत्र में स्वास्थ्य देखभाल सेवाओं और चिकित्सा शिक्षा में बड़े पैमाने पर विकास हुआ है। पूर्वोत्तर क्षेत्र विकास विभाग और पूर्वोत्तर परिषद जैसी क्षेत्रीय इकाई क्षेत्र में सामाजिक और आर्थिक विकास की गति में तेजी लाने के साथ साथ केंद्र सरकार के प्रयासों में तालमेल बैठाने का काम कर रहे हैं। पूर्वोत्तर राज्य विकास मंत्री जितेंद्र सिंह ने पूर्वोत्तर में पर्यटन के विकास के बारे में बताया। प्राकृतिक सौंदर्य से माला माल, झील भी, झरने भी, पहाड़ भी, वादियां भी, अपने ढंग का हैंडलूम, अपने ढंग का हैंडीक्राफ्ट, अनोखी संस्कृति, लोगों में शालीनता, शिक्षा का उतना ऊंचा स्तर के किसी भी राज्य में 95% से कम लिटरेसी रेट नहीं था। और इसलिए ये कल्पना में आया कि हम डेस्टिनेशन नॉर्थ ईस्ट के माध्यम से पूर्वोत्तर को देश के भिन्न भिन्न भागों में रेप्लिकेट करेंगे कि हिंदुस्तान से जो एनुअल हॉलिडे सीकर्स यूरोपियन डेस्टिनेशंस जाया करते थे, उनको धीरे धीरे ये समझ में आने लगा है कि यूरोप के अधिकतर डेस्टिनेशंस जिस समय पूरी तरह से कोरोना से ग्रस्त थे, उस समय हमारे पर्यटन स्थल गैंगटॉक हो, शिलांग हो, अंत तक कोरोना से मुक्त थे। पूर्वोत्तर ने भारत को कई बेहतरीन खिलाड़ी दिए हैं। कई एथलीटों ने विश्व में भारत का प्रतिनिधित्व किया है। इनमें कुंजारानी देवी, शिव थापा, मैरी कॉम, जीतू राय, तरुणदीप राय और अन्य शामिल हैं। केंद्र सरकार का मानना है कि अगर इस क्षेत्र को बेहतर सुविधाएं दी जाएं, तो खेलों के जरिए भी ये इलाका विकास की धारा से जुड़ेगा और देश को इससे फायदा होगा। इसी संदर्भ में मणिपुर में राष्ट्रीय खेल विश्वविद्यालय की स्थापना की गई। वर्ष 2020 के टोक्यो ओलंपिक में पूर्वोत्तर से 8 एथलीटों ने देश का प्रतिनिधित्व किया। अर्जुन पुरस्कार विजेता और पद्मश्री से सम्मानित तीरंदाज तरुणदीप राय ने खेलों को प्रोत्साहन देने के लिए केंद्र सरकार की योजनाओं के बारे में बताया। टोक्यो ओलंपिक में मैंने अपने देश भारत को रिप्रेजेंट किया था और इस सफर के दौरान मुझे जो सेंट्रल गवर्नमेंट का जो एक स्कीम है, जो टारगेट ओलंपिक पोडियम स्कीम बोल के इन शॉर्ट में हम टॉप्स कहते हैं उसको, वो हमें बहुत ज्यादा मदद किए हैं इस सफर में और अभी भी कर ही रहे हैं। इन टर्म्स ऑफ इक्विपमेंट्स हो गए, ट्रेनिंग हो गए, फॉरेन ट्रेनिंग हो या डोमेस्टिक ट्रेनिंग, टूर्नामेंट्स, ये सब चीज, डॉक्टर्स, फिजियोथेरेपी, जो भी रिक्वायर्ड होते हैं कि स्पोर्ट्समैन को, वो सारा हमें मुहैया कराया जाता था इस स्कीम्स के थ्रू। और दूसरी बात, मैं नॉर्थ ईस्ट इंडिया से बिलोंग करता हूँ, जहाँ मेरा जन्म स्थान है सिक्किम। वहाँ से भी मुझे अपने स्टेट गवर्नमेंट ने बहुत ज्यादा मुझे सपोर्ट किया वहाँ पे और अभी भी कर ही रहे हैं। एक कली दो पत्तियां, नाजुक नाजुक उंगलियां। साक्षरता और समाज में महिलाओं की भागीदारी के मामले में भी पूर्वोत्तर के राज्यों का प्रदर्शन देश के अन्य राज्यों की तुलना में बेहतर है। पूर्वोत्तर भारत में शैक्षिक विकास दशकों से तुलनात्मक रूप से स्थिर रहा है, लेकिन केंद्र सरकार द्वारा पूर्वोत्तर भारत के लिए विशेष मंत्रालय की मदद से हाल में की गई पहलों ने तेजी से विकास की नई उम्मीद पैदा की है। केंद्र और संबंधित राज्य सरकारों ने शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए पूर्वोत्तर में विभिन्न कार्यक्रम शुरू किए हैं। सर्व शिक्षा अभियान पूर्वोत्तर में काफी सफल रहा है। इस अभियान को चलाने के लिए पूर्वोत्तर राज्यों को भरपूर आर्थिक सहायता और ढांचागत सुविधाएं प्रदान की गई हैं। 2014 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के केंद्र में सत्ता संभालते ही क्षेत्र का कायाकल्प होना शुरू हो गया। जन जन ने निर्णय लेकर भारत की सूरत बदली है। कदम कदम पे जनता मोदी जी के साथ चली है। 8 साल में हमने संभव को। श्री मोदी ने पूर्वोत्तर भारत को देश की विकास प्राथमिकताओं में सबसे ऊपर रखा। इसमें कोई संदेह नहीं कि निकट भविष्य में ये क्षेत्र न केवल देश में विकास के प्रमुख केंद्र के रूप में अपनी अलग पहचान बनाएगा, बल्कि दक्षिण पूर्व एशिया के द्वार के रूप में अपना स्थान स्थापित करने में भी सफल रहेगा।